विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। समसामयिक घटनाक्रम कर रहे थे हम, करंट इवेंट्स कर रहे थे। उसमें मैंने सबसे पहले आपको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र के बारे में बताया। उसके बाद मैंने पद्म अलंकरण कराने शुरू किए, जिसमें मैंने भारत रत्न के बारे में बता दिया है। अब हम कर रहे हैं पद्म अलंकरणों में क्या, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो पद्म अलंकरण जो 2024 में कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेलकूद, नागरिक सेवाएं, इन क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 132 पद्म अलंकरणों यानी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की घोषणा जनवरी 2024 में देश के 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति में की गई। ध्यान दीजिए, जब हम भारत रत्न बता रहे थे तो भारत रत्न में क्या बताया था मैंने, अधिसूचना कहां से जारी की गई थी भाई, 3 फरवरी 2024 को जारी की गई। कहां से, राष्ट्रपति भवन से। कहां से, 2024 को राष्ट्रपति, 23 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन से जारी की गई थी। दोनों मतलब जो आपके बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो घोषणा हुई थी वो कहां से हुई थी, राष्ट्रपति भवन से। यहां पे जो मैंने बोला, जो अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना विज्ञप्ति जो हुई वो कहां से हुई, आपकी गृह मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति में की गई। इनमें 5 पद्म विभूषण। अब ये ध्यान रखना है कि कितने लोगों को पद्म विभूषण मिले भाई, 5। ये तो याद करने पड़ेंगे आपको। क्या करने पड़ेंगे, क्योंकि संख्या में क्या है, कम है। ठीक है, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री। 110 पद्मश्री। अब क्या होता है, जैसे हम उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड के पेपरों में सबसे पहला काम ये होता है कि कोई व्यक्ति उत्तराखंड का है क्या जिसको मिला है, तो नहीं मिला है मेरे ख्याल से। पूरी जब लिस्ट चेक कर रहे हैं हम लोग तो उसमें उत्तराखंड का एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण या पद्मश्री मिला हो। वरना ऐसा होता था कि एक आध लोगों को पद्मश्री या पद्म भूषण मिल जाता था, लेकिन इस बार उत्तराखंड का एक भी व्यक्ति इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया। तो मैंने कहा 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री। ठीक, इनमें 2 युगल डुओ पुरस्कार शामिल हैं। युगल पुरस्कारों के तहत जब 2 लोगों को एक साथ पुरस्कार दिया जाता है तो उसको एक ही पुरस्कार गिना जाता है। क्या गिना जाता है, एक ही पुरस्कार गिना जाता है। पुरस्कृतों में 30 महिलाएं हैं। कितने, 30 महिलाएं हैं। 8 विदेशी अप्रवासी भारतीय व भारतीय मूल की श्रेणी के लोग इसमें शामिल हैं। 9 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। 9 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में मैंने बता दिया कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो सबसे ऊपर उधर तो भारत रत्न पढ़ लिया हमने, उसके बाद होता है नंबर पद्म विभूषण का, उसके बाद होता है पद्म भूषण का, उसके बाद जैसे जैसे नाम छोटा होता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू भी क्या होती है, पुरस्कार की कम होती जाती है। ठीक है, पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यापार, उद्योग जगत, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल सेवा, है ना। इसमें पद्म विभूषण पुरस्कार असाधारण और विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है, जबकि उच्च कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म भूषण से अलंकृत किया जाता है। मैंने कहा विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार कोई पदवी नहीं है, इसलिए पुरस्कृतों यानी सम्मानितों के नाम के आगे या पीछे इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। यहां पर रुकना पड़ेगा हमें। मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तत्कालीन जो महान्यायवादी थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जो पद्म अलंकरण है ये आर्टिकल 18 का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 जो कि क्या बोलता है, उपाधियों का अंत। भाई मूल अधिकार है। जब हम मूल अधिकार पढ़ते हैं तो 6 मूल अधिकारों में पहला मूल अधिकार राइट टू इक्वलिटी है, 14 to 18। उसमें 18वें नंबर का जो आर्टिकल है वो ये बोलता है कि उपाधियों का अंत।
उसके अंदर लिखा हुआ है कि राज्य, सेना और शिक्षा संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि नहीं देगा। अब ना तो ये शिक्षा से संबंधित है, ना ये सेना से संबंधित है। समझ में आया? तो इनको कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। बाद में फिर ये मामला कोर्ट में गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस जो पद्म अलंकरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो ना तो अपने नाम के आगे न नाम के पीछे इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए ये उपाधियों में नहीं आते। इसका उल्लंघन करने पर यह पुरस्कार वापस भी लिया जा सकता है। माना आपको पद्म भूषण या पद्म विभूषण मिल गया और आपने अपनी गाड़ी पे लिखा हुआ कि पद्म विभूषण XYZ, है ना, तो समझ लीजिए पुरस्कार वापस। या आपने अपने घर के आगे बाहर लिखवा दिया क्या, पद्म विभूषण प्राप्त करता, पद्म भूषण प्राप्त करता, इसको नहीं लगाना चाहिए। हालांकि समय समय पर जैसे कोई कार्यक्रम होता है तो लोग बार बार जो एंकर होते हैं वो बोलते हैं, ये बोल सकते हैं कि पद्म विभूषण प्राप्त करता ये नाम। समझ में आया? ठीक है। पद्म पुरस्कारों के तहत कोई नगद राशि भी पुरस्कार को प्रदान नहीं की जाती, पुरस्कृतों को प्रदान नहीं की जाती है, तथा कोई भत्ता अथवा रेल हवाई यात्रा में छूट जैसी सुविधा भी नहीं मिलती है। ऐसा कुछ नहीं मिलता है। ठीक है। पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने वाले 5 लोगों में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, नाम याद करना पड़ेगा, एम वेंकैया नायडू, पूर्व उपराष्ट्रपति। आपने राज्यसभा की बैठकों में देखा होगा, कुछ साल पहले अध्यक्षता करते थे, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या होता है? तो सभापतित्व करते थे ये कौन? पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी। अब आप लोग तो परिचित नहीं होंगे इनसे, लेकिन कभी किसी जमाने के क्या पता है आप लोगों को? चलो बड़ी बात है। अब एज थोड़ा उनका ज्यादा हो गया तो अब नए बच्चे पता नहीं देखते कि नहीं देखते, लेकिन हम लोग इन्हीं की पिक्चरें देख के बड़े हुए हैं। ठीक है। चिरंजीवी दक्षिण भारत में मंदिर हैं इनके, ये पता है? दक्षिण भारत में पूजा जाता है इन लोगों को इनके जन्मदिन पर। हाँ, चिरंजीवी। वैजयंती माला, वैजयंती माला आप लोग परिचित नहीं होंगे, लेकिन पुराने समय की जो पुरानी पिक्चरें हैं उसकी क्या है, ये एक्ट्रेस हैं। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, गाना सुनना, उसमें दिखेंगे आपको कौन? वैजयंती माला। ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम, कौन? पद्मा सुब्रमण्यम। ये किस क्षेत्र से हैं? ये भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है। और एक है विंदेश्वर पाठक, कौन? विंदेश्वर पाठक। तो ये नाम याद करना है आपने। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी, अभिनेत्री वैजयंती माला। अच्छा, वैजयंती माला भी नृत्य में सिद्ध हस्त थी। ठीक है। इन्होंने भी कई जो दक्षिण के नृत्य होते हैं उसमें क्या, वैजयंती माला। भरतनाट्यम की नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम। सुलभ सार्वजनिक शौचालय प्रणाली के संस्थापक विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सुलभ सार्वजनिक शौचालय प्रणाली के संस्थापक विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मैं यहां से प्रश्न पूछता, कहां से? विंदेश्वर पाठक जी को पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है, सम्मानित किया गया है। ये क्या थे, मतलब किस क्षेत्र में कार्य किया था इन्होंने? तो मैं आंसर इसका होता सुलभ शौचालय जो होते हैं, सार्वजनिक शौचालय होते हैं, उसके क्या थे? संस्थापक थे। समझ में आ गया? तो 5 नाम याद रहेंगे, एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजयंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम और विंदेश्वर पाठक। ठीक है। इसके बाद पद्म भूषण कौन सा? 17 लोग हैं भाई, कठिन हो जाता है, लेकिन मैंने कहा कुछ खास खास लोगों के नाम याद रखने हैं आपने। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, दादा को सभी जानते हैं, है ना? आई एम ए डिस्को डांसर। इसी जमाने में जो डिस्को लेके आए थे वो कौन लेके आए थे? मिथुन चक्रवर्ती लेके आए थे। और कमाल की बात ये भी है कि ये इतने बड़े कलाकार हैं कि इन्हें 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। क्या मिले भाई? ऐसा है ना, और विदेशी पुरस्कार, कान फिल्म महोत्सव और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार अलग होता है, लेकिन अपने देश का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना क्या होता है? अलग होता है, सम्मान की बात होती है। 2 बार मिला किसको? मिथुन चक्रवर्ती जी को। गायिका उषा उत्तुप कौन सा गाना गाती थी बताइए? हाँ जी, देखिए उषा उत्तुप को।
हाँ ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही एम फातिमा बीबी। एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन? एम फातिमा बीबी। अगले जो हैं वो जिंदल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सीताराम जिंदल। जिंदल स्टील पता है, जिंदल फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर सीताराम जिंदल। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक। वरिष्ठ पत्रकार कुंदन व्यास होरमुसजी। कुंदन व्यास होरमुसजी। आपने इनके क्षेत्र जरूर याद करने हैं कि इनका क्षेत्र कहां रहा है। वरिष्ठ पत्रकार कुंदन व्यास होरमुसजी। अभिनेता एवं राजनीतिज्ञ विजयकांत मरणोपरांत। विजयकांत मरणोपरांत। ठीक है। इनको क्या मिले हैं? 17 लोगों को मिले हैं भाई क्या पद्म भूषण। कितने लोगों को? तो फातिमा बीबी जो हैं वो केरल की हैं। होरमुसजी कामा जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं। मिथुन चक्रवर्ती आपको पता ही है, दादा जो हैं वो पश्चिम बंगाल के हैं। सीताराम जिंदल जो हैं वो ताइवान। यंग लियू जो हैं वो ताइवान। यंग लियू ताइवान। ताइवान जानते हो ना, चाइना के दाईं तरफ आप जाएंगे ताइवान। कैपिटल कहाँ है ताइवान की? बताइए भाई। ताइवान की कैपिटल ताइपाई है ना। क्या इसका पुराना नाम फॉर्मोसा आइलैंड था? ताइवान का फॉर्मोसा आइलैंड इसी का नाम है। चीन इसको अपना मानता है लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र मानता है। मिसाइलें लगा रखी दोनों ने एक दूसरे। फॉर्मोसा आइलैंड ये क्वेश्चन बना हुआ है। ताइवान का प्राचीन नाम क्या था? आंसर फॉर्मोसा आइलैंड। दो अश्विन बालचंद मेहता हैं, मेडिसिन से हैं, ये महाराष्ट्र के हैं। सत्यव्रत मुखर्जी जो है मरणोपरांत मिला इन्हें, पश्चिम बंगाल के हैं पब्लिक अफेयर्स में। राम नाईक जो पब्लिक अफेयर्स में महाराष्ट्र के। तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन में गुजरात के। ओलानचेरी राजगोपाल पब्लिक अफेयर्स केरल। दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राज दत्ता ये कला में महाराष्ट्र। दो लोगों को एक साथ मिला है, दत्तात्रेय अंबादास और मयालू उर्फ राजदत्त, कला में महाराष्ट्र। तोगदान रिनपोछे ये इंपॉर्टेंट है, मैं यहां से क्वेश्चन पूछता। कारण यह है कि अध्यात्मवाद में क्या मिला है, इनको लद्दाख के हैं। तोगदान रिनपोछे मरणोपरांत क्या, तो मैं इनका क्षेत्र पूछता। तो ये क्षेत्र थोड़ा अलग सा, क्योंकि अधिकतर आपको क्या मिलेगा, व्यापार, उद्योग, मेडिसिन, पब्लिक अफेयर्स, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। अध्यात्मवाद, अध्यात्म यानी संत हैं, ये बौद्ध संत रहे होंगे जरूर। तोगदान रिनपोछे लद्दाख। प्यारेलाल शर्मा कला महाराष्ट्र। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर चिकित्सा बिहार। उषा उत्थुप कला पश्चिम बंगाल की हैं। विजयकांत मरणोपरांत कला तमिलनाडु। कुंदन व्यास महाराष्ट्र। साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता। तो ये लिस्ट याद करनी है भाई आपने। याद क्या करनी है, ध्यान रखना है, मेन लोगों के नाम याद रखने हैं आपने। जैसे मैंने आपको क्या बोला, कुंदन व्यास है ना, कुंदन व्यास जी, इनको साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता में महाराष्ट्र के हैं ये, उसमें आप पद्म भूषण मिला है। ठीक है, टोटल 17 लोगों को पद्म भूषण मिला है। अब उसके बाद आता है नंबर किसका, पद्मश्री का। तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले 110 लोगों में उत्तर प्रदेश के होम्योपैथ चिकित्सा डॉक्टर R.S. पारिक। डॉक्टर R.S. पारिक होम्योपैथी में, होम्योपैथी समझ में आ गया। ठीक है। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा, बहुत सारी जो चिकित्सा पद्धतियां होती हैं उनको मिलाकर बोला जाता है, जिसमें आपका क्या होम्योपैथी भी होता है, जिसमें योग भी होता है, जिसमें क्या आयुर्वेद भी होता है। जरा चेक कीजिए उन सबको मिलाकर क्या कहा जाता। तो फुल फॉर्म पूछी थी उन्होंने, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा। होम्योपैथी भी होता है, सिद्ध भी होता है, योग भी होता है, आयुर्वेद भी होता है, और इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है बताओ। आयुष। आयुष, ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्ध और एच फॉर होम्योपैथी। क्या आयुष मिशन जब चला था तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको भी याद करें। सिद्ध क्या होता है, सिद्ध भाई जैसे मैंने बोला, ए फॉर आयुर्वेद, ठीक है, वाई फॉर योगा, योग बोलिए, योगा मत बोलिए, आप अंग्रेज नहीं है।
राम को रामा मत बनाइए, कृष्ण को कृष्णा मत बनाइए, योग को योग रहने दीजिए। योग। तीसरे नंबर पे क्या बोला मैंने? यूनानी। यूनानी। योग एंड नेचुरोपैथी एक साथ आ गया, उसके बाद यूनानी होगा। यूनानी, उसके बाद सिद्ध। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सिद्ध क्या है? क्या मानसिक चिकित्सा का? देखिए मसूरी में भी है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए मैं आगे बता रहा हूं भाई। पद्मश्री से सम्मानित 110 लोग हैं, जिसमें सबसे पहले होम्योपैथी चिकित्सक RS पारिक हैं। टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना है। कौन है? रोहन बोपन्ना है। स्क्वैश की जानी मानी खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा है। स्क्वैश, ज्योत्सना चिनप्पा है। देखिए अब स्क्वैश एकदम से आपकी समझ में नहीं आता है क्योंकि आप खेलते ही नहीं हो, है ना। हम लोग तो गुल्ली डंडा और लंगड़ी टांग और कबड्डी इन सबको खेल के बड़े हुए। धीरे धीरे पता लगा क्रिकेट भी है, धीरे धीरे पता लगा क्या वॉलीबॉल, फुटबॉल, है ना। लेकिन स्क्वैश जैसे खेल आप लोग जल्दी से क्या उतने परिचित नहीं होते हो। यूट्यूब पे जाइए, देखिए स्क्वैश कैसे खेला जाता है, कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। ज्योत्सना चिनप्पा हो गई। कर्नाटक की प्लास्टिक सर्जन जो है प्रेमा धनराज हो गए। तेलुगु और संस्कृत की विदुषी उमा माहेश्वरी। कौन? तेलुगु और संस्कृत की विदुषी महिला। देखो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। विद्वान हो गया पुरुष, विदुषी हो गई महिला। महिला के लिए कभी आप ये नहीं बोले बहुत विद्वान है, आपने बोलना विदुषी है। ठीक है। ऋषि, ऋषिका। चलो, तेलुगु और संस्कृत की विदुषी उमा माहेश्वरी। आदि के अतिरिक्त देश की पहली महिला महावत, देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ। अब यहां पे इसको हाईलाइट कर दीजिए भाई, देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ। महावत क्या होता है? हाथी को चलाता है कोई, गाड़ी थोड़े आती। चलो, छत्तीसगढ़ की आदिवासी कल्याणकारी कार्यकर्ता जोगेश्वर यादव भाई। छत्तीसगढ़ के आदिवासी कल्याणकारी कार्यकर्ता कौन? जोगेश्वर यादव। झारखंड के आदिवासी पर्यावरणविद चामी मुर्मू। इनका नाम याद कर लीजिए भाई, पर्यावरणविद में आपको लिखने के लिए काम आएगा। पर्यावरण पर जब आप कर रहे होंगे इनके कार्यों को पढ़िए। पश्चिम बंगाल के आदिवासी पर्यावरणविद कौन? दुखू मांझी। जैसे आपके उत्तराखंड में इस समय जो चल रहे हैं वो कौन है? अनिल जोशी जी। पर्यावरणविद जो है वो कौन है? अनिल जोशी जी। आप ही के गांव के हैं। ठीक है, अनिल जोशी जी। केरल के चावल किसान सत्यनारायण विलेरी। केरल के चावल किसान सत्यनारायण विलेरी जैसे अनेक गुमनाम नायक भी शामिल हैं, जिन्होंने अनाथ आश्रम चलाने व जैविक खेती, पौधारोपण सहित अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्य किए हैं। कई लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। किस चीज के लिए? कोई पर्यावरण के लिए समर्पित हो गया, कोई किसके लिए? कोई जैविक खेती, पौधारोपण। कई लोग तो ऐसे हैं जो बीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, पुराने बीजों को। समझ में आ गया लोगों के कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड्स हैं या जो आपके क्या हैं हाइब्रिड सीड्स हैं, ये दिक्कत पैदा करेंगे। ठीक है, बड़ी जनसंख्या के लिए जरूरी भी था, लेकिन पुराने बीजों को नहीं नष्ट करना चाहिए था। तो कोई बीज भंडार के लिए काम कर रहा है, कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा है कि जो बंजर भूमि है उसको क्या वनों में परिवर्तित करने का कार्य कर रहा है। आप भी कीजिए भाई थोड़ा बहुत वृक्षारोपण। ठीक है। तो भाई इतने सारे लोग हैं, इसमें बड़ा दुख हो रहा है कि उत्तराखंड का एक भी व्यक्ति नहीं है। सारे राज्य पढ़ लिए मैंने, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इवन बांग्लादेश के भी हैं भाई, रेजवान चौधरी। बांग्लादेश के रेजवान चौधरी भी हैं। ठीक है। असोम के भी हैं, पार्वती बरुआ। तो बहुत सारे हैं। तो दुख हो रहा है कि उत्तराखंड का एक भी व्यक्ति इस बार ना तो पद्मश्री में है, ना तो पद्म विभूषण में है, ना पद्म भूषण में है, ना पद्मश्री में है। चिंता का विषय है। ठीक है। इसके बाद मैं करा रहा हूं आपको, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार मैं बता देता हूं पहले में। भाई क्या हुआ कि बहादुरी के पुरस्कार, बाल पुरस्कार मिलते हैं। लोग पढ़ते नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए उत्तराखंड। क्या पूछे गए? हालांकि वो व्यक्ति उस समय उत्तराखंड, वो बच्चा उत्तराखंड का ही था, इसलिए वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन
एक बार इनके नाम भी याद कर लेना कि किन किन को क्या मिला है। कला और संस्कृति, बहादुरी, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, समाज सेवा व खेल कूद सहित 7 विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के चुने हुए 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू द्वारा महामहिम ने 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदान किया। कितने बच्चों को? 19 बच्चों को। क्षेत्र याद करने हैं आपने, कला एवं संस्कृति। बच्चा किसमें होना चाहिए? या तो कला एवं संस्कृति में हो, नंबर 2 या बहादुरी में हो, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, ये क्षेत्र हैं। ठीक है। समाज सेवा व खेलकूद, तो 7 जो क्षेत्र हैं उनको गिनना है आपने। नंबर 1 कला एवं संस्कृति, नंबर 2 बहादुरी, नंबर 3 पर्यावरण, नंबर 4 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अगला 6 नवाचार, 7वां समाज सेवा व खेलकूद। ठीक है। इन 7 क्षेत्रों में क्या होता है? 5 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिया जाता है। 19 बच्चे इस बार चयनित हुए। 22 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह आयोजित किया गया। वहां पर इनको पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार के तहत पदक, प्रशस्ति पत्र इन्हें प्रदान किए गए। पुरस्कृत बच्चों से बाद में 23 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर मिले और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए। पुरस्कृत बच्चों को बाद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड में भी शामिल किया गया। पुरस्कृत 19 बच्चों में से एक को बहादुरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के क्षेत्र में, 7 को कला एवं संस्कृति में, 5 बच्चों को खेलों में उपलब्धि के लिए, 4 बच्चों को समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए दिया गया। वर्ष 2024 में इन पुरस्कार विजेताओं में 9 लड़के 10 लड़कियां। कितने? 9 बालक हैं, 10 बालिकाएं हैं। इनके नाम पुरस्कार कैटेगरी में बता रहा हूं। सबसे पहले तो मरणोपरांत वाले को याद कर लीजिए। अधिक संभावना जो होती है वो मरणोपरांत से होती है। आदित्य विजय ब्राह्मणे, मरणोपरांत महाराष्ट्र के वीरता के लिए मिला। क्या मिला? आदित्य विजय ब्राह्मणे, मरणोपरांत महाराष्ट्र, किसके लिए मिला? वीरता के लिए मिला। क्लियर हो गया। कला एवं संस्कृति में 6 लोगों को मिला, जिसमें अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश की हैं, अरिजीत बनर्जी पश्चिम बंगाल के हैं, अरमान उबरानी छत्तीसगढ़ के हैं, हेतवी कांतिभाई खिमसुरिया ये गुजरात के हैं, इशफाक हामिद ये जम्मू कश्मीर के हैं, एमडी हुसैन ये बिहार के हैं और पेडियाल लक्ष्मी प्रिया ये तेलंगाना की हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को कला एवं 7 लोगों को मिला। कला एवं संस्कृति में कितने लोगों को मिला? 7 लोगों को मिला। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश, अरिजीत बनर्जी पश्चिम बंगाल, अरमान उबरानी छत्तीसगढ़, हेतवी कांतिबाई खिमसुरिया गुजरात, इशफाक हामिद जम्मू कश्मीर, एमडी हुसैन बिहार और पेडियाल लक्ष्मी प्रिया तेलंगाना। क्लियर हो गया। अब नवाचार में इनोवेशन, नवाचार बोलते हैं किसको? इनोवेशन। ये मिला सुहानी चौहान, दिल्ली की सुहानी चौहान को मिला नवाचार में। यहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है क्योंकि सिंगल मिला ना नवाचार। ठीक है। एक तो मैंने कहा वीरता में सिंगल मिला और मरणोपरांत मिला। सबसे महत्वपूर्ण तो वहीं से बनेगा प्रश्न, नहीं तो नवाचार से बनेगा। विज्ञान प्रौद्योगिकी ये भी सिंगल मिला। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आर्यन सिंह को मिला, राजस्थान के हैं। कहां के? आर्यन सिंह राजस्थान। समाज सेवा में 4 लोगों को मिला, अवनीश तिवारी मध्य प्रदेश, गरिमा हरियाणा, ज्योत्सना अख्तर त्रिपुरा और संयम मजुमदार असम। ठीक है। खेल में 5 लोगों को मिला, आदित्य यादव उत्तर प्रदेश, चारवी ए कर्नाटक, जेसिका नई सारिंग अरुणाचल प्रदेश, लिंथोई चनाम्बम मणिपुर और आर सूर्य प्रसाद आंध्र प्रदेश। इनको किसमें? 5 लोगों को खेल में मिला। तो ये आपने 19 बच्चों के नाम याद करने हैं। क्लियर हो गया। तो किस किस में मिला? वीरता में सिंगल मिला, आदित्य विजय ब्राह्मणे मरणोपरांत। एक क्वेश्चन यहां से याद कीजिए। एक नवाचार को याद कीजिए, सुहानी चौहान दिल्ली की। एक याद कीजिए आर्यन सिंह राजस्थान के विज्ञान प्रौद्योगिकी। बाकी कला संस्कृति में 7 लोगों को, समाज सेवा में 4 लोगों को, खेल में 5 लोगों को।
क्लियर हो गया? इस तरह से पढ़ा जाता है, ठीक है भाई। फिर अगला जो पुरस्कार है वो है आपका कौन सा? कौन से पुरस्कार है भाई? फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, फीफा के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो 2023 के हैं। फीफा तो आपको पता ही है, फुटबॉल का फेडरेशन है ना। फीफा के 2023 के पुरस्कारों का वितरण लंदन में, कहां पर किया गया? लंदन में किया गया। 15 जनवरी 2024 को किया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार पुरुषों में लियोनेल मेसी को दिया गया। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? बोलेगा लियोनेल मेसी कहां के? आंसर अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना कहां? साउथ अमेरिका में। कहां? थोड़ा सा देख लेना चाहिए मैप में, अर्जेंटीना कहां है आपका? साउथ अमेरिका में। नीचे नीचे देखा होगा आपने, ब्यूनस आयर्स कैपिटल है इसकी, है पक्का? हाँ, अर्जेंटीना की कैपिटल कहां? ब्यूनस आयर्स। थोड़ा देख लो, थोड़ा अर्जेंटीना के बारे में भी जान लो कि अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी कहां का खिलाड़ी है? वहीं का है जहां पेटागोनिया डेजर्ट है। लियोनेल मेसी कहां का? लियोनेल मेसी वहीं का जहां पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। कौन से? पंपास। लियोनेल मेसी कहां का? जहां पर मैगलन, नहीं मैगलन तो आपकी चिली में पड़ जाती है, किसमें पड़ेगी? मैगलन स्ट्रेट किसमें पड़ती है भाई? वो चिली में पड़ती है, सॉरी। लियोनेल मेसी कहां का? जहां पर हाईएस्ट वॉल्केनो, कौन सा? हाईएस्ट वॉल्केनो। मैंने हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो नहीं बोला, मैंने हाईएस्ट वॉल्केनो बोला। ओजोस डेल सलाडो। कौन सा? अर्जेंटीना और चिली की बॉर्डर पर। लियोनेल मेसी वहां का। लियोनेल मेसी कहां का? लियोनेल मेसी वहीं का जहां की संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज की हाईएस्ट पीक माउंट अकांकागुआ, क्योंकि वो भी चिली और अर्जेंटीना की बॉर्डर पर है अकांकागुआ। लियोनेल मेसी कहां का? भूगोल भी निपटा दो ना यहीं पर, भूगोल भी निपटा दो। लियोनेल मेसी कहां का भाई? नहीं, अर्जेंटीना ठीक है, अर्जेंटीना का पॉइंट बताओ ना। लियोनेल मेसी कहां का? तो लियोनेल मेसी वहीं का जहां क्या, जहां से होके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। कैप भी याद कराया था मैंने, कैप भी चिली से जाती है, अर्जेंटीना से जाती है, पैराग्वे से जाती है और ब्राजील से जाती है। तो जो दूसरे नंबर का देश है वहां का लियोनेल मेसी। याद हो गया? सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार लियोनेल मेसी। चलो जी, महिलाओं में स्पेन की एताना बोनमती को दिया गया। किसको दिया गया? एताना बोनमती। और ये आते हैं, ये लोग चुप चुप के आते हैं, ऋषिकेश आते हैं। हो सकता है कभी दर्शन हो जाए तो पहचान लेना। इनकी फोटो भी देखिए, आते हैं भाई, मेसी आ सकता है ऋषिकेश। एताना बोनमती कहां की है? स्पेन की है। स्पेन कहां भाई? मैड्रिड कैपिटल है जिसकी, मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड, है ना। बुल फाइटिंग, सांडों के साथ लड़ाई करते हैं। क्या करते हैं? हमारे यहाँ के बच्चे ने शेर के दांत गिने, भरत ने, शकुंतला के पुत्र भरत ने। ये लोग सांडों के साथ लड़ाई करते हैं। चलो, तो भाई मैं बता दूं आपको लियोनेल मेसी के बारे में। और इंटर मियामी के लिए खेलते हैं। क्या है? इंटर मियामी। इनका क्लब जो है वो है इंटर मियामी, ठीक है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? मोहन बगान। याद रहेगा, पिछली बार पूछा था मैंने। मोहन बगान सबसे पुराना, बंगाल। बंगाली दादा जो होते हैं बड़ा अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, है ना। खेलने को तो उत्तराखंड वाले भी खेल सकते थे, पर हमारे यहाँ है नहीं जमीन ना, सीढ़ी नुमा खेत है, कहां खेले। चलो, अगला जो महिला है एताना बोनमती, ये स्पेन की है। ये बार्सिलोना के लिए खेलती है। किसके लिए खेलती हैं? बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं। स्पेनिश खिलाड़ी हैं। तो आपने ये याद करना है। एक भैया फुटबॉल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोलकीपर पे भी होती है। पता चला आप अच्छा खेल रहे हो लेकिन आपका गोलकीपर अच्छा नहीं है, जितने आप पर गोल हो रहे हैं वो रोक ही नहीं पा रहा, तो क्या? इसलिए सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है वो है कौन? पुरुषों में एंडरसन, मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं। ये ब्राजील के खिलाड़ी हैं। कौन? एंडरसन। कौन भाई? एडरसन। एंडरसन नहीं, एडरसन। एडरसन,
मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, ब्राजील के खिलाड़ी हैं। और महिलाओं में जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर है वो कौन है? मैरी एप्से। मैरी एप्से, EARPS, हिंदी में लिखते हैं एप्से। क्या लिखते हैं? एक तो बड़ी दिक्कत है ना, हम पढ़ते हैं ली मेरिडियन, वो बोलते हैं ला मेरिडियन, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आता है, आप अपने हिसाब से पढ़िए। क्या? मैरी एप्से मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेलती हैं, इंग्लैंड की खिलाड़ी है, ठीक है, गोलकीपर है। मतलब क्या है? कोच, कोच को नहीं भूलना चाहिए भाई, कोच को नहीं भूलना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ कोच जो है वो पेप गुआर्डियोला है। कौन है? पेप गुआर्डियोला मैनचेस्टर सिटी टीम के स्पेनिश कोच है। मैनचेस्टर सिटी टीम के स्पेनिश कोच कौन? पेप गुआर्डियोला, पुरुषों में। महिलाओं में जो सबसे अच्छी कोच है उनका नाम है सरीना विगमैन, इंग्लैंड की महिला टीम की डच कोच, नीदरलैंड, ठीक है, डच मतलब नीदरलैंड, हॉलैंड, ठीक है। इंग्लैंड की महिला टीम की डच कोच कौन है? सरीना विगमैन। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। वैसे जो दो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो होती है कि फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, किस क्लब के लिए खेलता है। दूसरे नंबर पे महिला सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, किस क्लब के लिए खेलती है, किस देश की है, ऐसा पूछा जाता है। क्लियर हो गया? उसके बाद भाई बीसीसीआई के क्रिकेट पुरस्कार 2019-20, 20-21, 21-22, 22-23 सब एक साथ ही कर दिए इन्होंने। क्या कर दिए? एक साथ कर दिए। तो एक साथ बता देता हूं मैं कि भाई सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष का पाली उभरीगर पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये बीसीसीआई के हैं। किसके हैं? बीसीसीआई। बीसीसीआई की फुल फॉर्म निकालिए पहले, क्या होता है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल। फिर बोलिए बीसीसीआई की फुल फॉर्म। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इन इंडिया, ठीक है। तो बीसीसीआई है, इंडिया का है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, एक छोटी सी जगह है, ताला लगा रहता है वहां पर। बट अगर आप इनकी संपत्ति देखेंगे तो अरबों में है। क्या है? बहुत मतलब रिच जो क्लब है, क्लब बोल सकते हैं आप इसे बीसीसीआई को। बीसीसीआई के क्रिकेट पुरस्कार भाई 2019, 20, 20-21, 21-22, 22-23। थोड़ा पहले ये याद कर लीजिए, रवि शास्त्री पुराने खिलाड़ी हैं, रवि शास्त्री जी और फारूक इंजीनियर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। क्रिकेट में विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेटरों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, हिंदी में बोलते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई के पुरस्कारों का वितरण हैदराबाद में, कहां पर? मूसी नदी के किनारे 23 जनवरी 2024 को हुआ। पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रवि शास्त्री, फारूक इंजीनियर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस समारोह में प्रदान किया गया। कर्नल CK नायडू, कॉलोनल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इस समारोह में प्रदान किया गया। 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात बीसीसीआई ने पुरस्कारों का वितरण किया है। इसलिए भाई 2019-20 भी समस्या पैदा कर दी आप लोगों के लिए। 19-20 भी याद करना, 20-21, 21-22, 22-23 ऐसे याद करना। मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल। क्या? शुभमन गिल। तो सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पुरुष का पाली उभरीगर पुरस्कार किसे मिला है? सबसे ज्यादा बार संभावना यही होती है पूछने की, बाकी हम लिस्ट पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कहा क्वेश्चन काम यहीं से चल जाता है। नंबर 1 मोहम्मद शमी 19-20 में, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 वर्ष के लिए बता रहा हूं, चारों साल के एक साथ दे दिए। 4 नाम याद करने पड़ेंगे, मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल, ये 4 नाम याद रखने हैं। फिर सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट महिला दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा, ये आसान है याद करना। दोनों तरफ दीप्ति शर्मा है, बीच में 2 बार स्मृति मंधाना है। लेकिन पुरुषों में क्या हो गया? मोहम्मद शमी, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, चारों नाम अलग अलग है। तो 2022-23 का अगर पूछ लिया तो आपने याद करना है कि उभरता हुआ जो खिलाड़ी है वो कौन है? शुभमन गिल है। वैसे यार एक यादव भी अच्छा खिलाड़ी, क्या नाम है उसका? सूर्य कुमार यादव, उसको नहीं दिया? हाँ,
चलेगा चलेगा। ठीक है भाई, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इतना ही याद कीजिए, ज्यादा मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन, सम नॉलेज सम कंफ्यूजन, नो नॉलेज नो कंफ्यूजन, है ना।